मुंबई। बारिश शहर की भीड़ और शोर को एक उदास मखमली चादर से ढक देती है। आज भी कुछ ऐसा ही था। अक्टूबर के आखिरी दिन थे, पर मानसून ने जाने का नाम नहीं लिया था। आरव आरव एक अंतर्मुखी आर्किटेक्ट जो अपनी 30 की शुरुआत में था, हमेशा की तरह द रीडिंग रूम नामक अपने पसंदीदा छोटे कैफे में बैठा था। उसकी दुनिया कंक्रीट की इमारतों और सादे स्केचपैड तक सीमित थी, लेकिन सुकून उसे हमेशा पुरानी भूली हुई जगहों और कागज़ की महक में मिलता था। उसने अपने सामने रखी कॉफ़ी का खाली कप देखा और फिर अपना स्केचपैड बंद कर दिया। बाहर की बारिश और अंदर की धीमी जैज़ दोनों मिलकर एक अद्भुत तन्हाई रच रहे थे, वही तन्हाई जिसे आरव ने अपना साथी मान लिया था। तभी दरवाज़ा खुला और हवा का एक तेज झोंका और पानी के कुछ छींटे अंदर आए। एक लड़की तेजी से अंदर आई। उसके बाल बारिश से भीगे हुए थे और आंखों में हड़बड़ी थी। उसके कंधे पर एक भारी सा कैमरा बैग था। उसने शायद भागते हुए कैफे में प्रवेश किया था, क्योंकि वह लगभग फिसलते हुए आरव की टेबल के पास से गुजरी। ओह, माफ़ करना, उसने बिना आंखें मिलाए भीगी हुई आवाज़ में कहा और बिना रुके काउंटर की ओर बढ़ गई। आरव ने सिर्फ मुस्कुराकर सिर हिला दिया। वह बहुत जल्दी में थी। जब वह काउंटर पर अपना बिल चुका रही थी, आरव की नज़र ज़मीन पर पड़ी। वहाँ एक पतली पुरानी डायरीनुमा किताब गिरी थी। वह किसी साहित्यिक कृति से ज्यादा एक कलाकृति लग रही थी। पीले पड़ चुके पन्ने, किनारे फटे हुए, और कवर पर पेंसिल से कुछ बारीक डिजाइन बने थे। आरव ने उसे उठाया। उसका हाथ उस किताब के छूते ही एक अजीब सी गर्माहट महसूस करने लगा, जैसे उसने किसी अनजान व्यक्ति के बहुत निजी हिस्से को छू लिया हो। वह लड़की काउंटर से बाहर निकल चुकी थी। एक्सक्यूज मी, आरव लगभग चिल्लाया, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। वह बारिश की चादर में गायब हो गई थी। आरव ने किताब खोलकर देखी। वह एक पुरानी कविता संग्रह थी, लेकिन उसके अंदर कविताएं कम और हाथ से लिखे नोट्स ज्यादा थे। हर पन्ने पर लाल और नीली स्याही में कमेंट्स थे। कभी एक पूरी पंक्ति को काट दिया गया था, तो कभी किसी शब्द के किनारे दिल बना दिया गया था। पहले पन्ने पर एक नोट था, ये कविता तब तक अधूरी है जब तक इसे एक ऐसी आवाज़ न मिले जो इसकी खामोशी को समझ सके। आरव को लगा जैसे ये शब्द सीधे उसके लिए लिखे गए हों। उसने धीरे से किताब को अपनी टी शर्ट से पोंछा और अपने बैग में रख लिया। वह जानता था, यह महज एक किताब नहीं थी। यह एक अनसुलझी पहेली थी जिसे वह सुलझाना चाहता था। आरव की जिंदगी में अब दो ही चीजें थीं, आर्किटेक्चर के ब्लूप्रिंट्स और वह गुमशुदा किताब। अगले कुछ दिन आरव की दिनचर्या बदल गई। ऑफिस में भी वह ब्रेक के दौरान उस किताब के पन्ने पलटता रहता। उसके मालिक मिस्टर वर्मा परेशान थे कि आरव का ध्यान अपनी नई हाउसिंग प्रोजेक्ट से हट गया था। किताब की मालिकन का नाम कहीं नहीं था, बस हर दूसरे पन्ने पर एक ही दस्तखत था, कियारा कियारा। कियारा की लिखावट उसकी ही तरह थी, कहीं तेजी से खींची गई तो कहीं अत्यंत सधी हुई, जैसे भावनाओं का एक तूफान हो जिसे एक छोटे से दायरे में कैद करने की कोशिश की गई हो। किताब से आरव को पता चला वह एक फोटोग्राफर थी। किताब में कई जगह उसने कैमरे के एंगल, लाइट और कंपोजिशन के बारे में लिखा था। एक नोट में लिखा था, सबसे मुश्किल होता है उस पल को कैप्चर करना जो खुद को कैप्चर नहीं होने देना चाहता। उसे पहाड़ों से प्यार था। उसने समुद्री लहरों की कविता को काट कर लिखा था, यहाँ पहाड़ की खामोशी होनी चाहिए, जहाँ मेरी सांसें सबसे ऊंची उड़ान भरती हैं। वह पुरानी यादों को महत्व देती थी। एक पन्ने के कोने में एक सूखा हुआ गुलाब का पत्ता चिपका था और उसके नीचे लिखा था, कुछ चीज़ें कभी खत्म नहीं होती, बस रंग बदल लेती हैं। कियारा, ये नाम अब आरव के विचारों में एक धुन की तरह बजने लगा था। वह कौन थी? क्या वह अभी भी शहर में थी? आरव ने सोशल मीडिया पर कियारा फोटोग्राफर मुंबई सर्च किया। अनगिनत प्रोफाइल आई। उसने हर प्रोफाइल की तस्वीरों को स्कैन किया। कोई भी वह लड़की नहीं थी जो बारिश में कैफे में आई थी। एक हफ्ते बाद हारकर आरव ने अपनी दोस्त और ग्राफिक डिजाइनर नेहा से बात की। तुम एक किताब के पीछे पागल हो रहे हो, इसे वापस करना है तो कैफे में जमा करा दो। नेहा ने हंसते हुए कहा, नहीं नेहा, तुम समझ नहीं रही। ये किताब नहीं है, यह एक खिड़की है उसकी आत्मा में झांकने की। मुझे लग रहा है जैसे मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूं जिसे मैंने कभी देखा नहीं, आरव ने कहा। नेहा को आरव की यह बेचैनी पसंद नहीं आई, लेकिन उसकी आंखें देखकर वह समझ गई कि यह महज एक क्रश नहीं था। ठीक है, उस किताब में सबसे दिलचस्प सुराग क्या है? नेहा ने पूछा। आरव ने वह पन्ना खोला जहां सूखा गुलाब का पत्ता चिपका था। देखो, यहाँ उसने एक जगह का नाम लिखा है जो बहुत हल्का है, पुस्तकालय की सीढ़ियाँ, पुणे, द लाइब्रेरी स्टेयर्स, पुणे, आरव ने फुसफुसाते हुए कहा। नेहा ने पन्ना जूम किया। हाँ, ये पुणे की यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का पता लग रहा है। क्यों, क्या यह उसका पुराना पता हो सकता है? आरव की आंखें चमक उठीं। पता नहीं, पर यह पहली बार है जब उसने किसी भौतिक जगह का नाम लिखा है। शायद यह उसके सुकून का कोना हो। आरव, तुम मुंबई के सबसे व्यस्त आर्किटेक्ट्स में से एक हो और तुम सिर्फ एक किताब के लिए पुणे जाने की सोच रहे हो। नेहा ने सवाल किया। आरव उठा, उसने अपनी जैकेट पहनी। काम तो कल भी होगा नेहा।
पर कुछ कहानियां सिर्फ एक बार मौका देती हैं, और मुझे लगता है यह मेरी कहानी है। आरव ने बिना किसी को बताए अपनी कार ली और पुणे के लिए निकल गया। ये शहर मुंबई की तरह भागता नहीं था, बल्कि अपनी पुरानी हरी भरी गलियों में ठहरकर सांस लेता था। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी पुरानी पत्थरों की बनी थी, जिसके परिसर में बड़े बड़े बरगद के पेड़ लगे थे। शाम ढल रही थी और आर्किटेक्चर की नज़रों से आरव ने देखा कि यह जगह कितनी शानदार थी। वह पुस्तकालय की सीढ़ियां ढूंढ रहा था। अंततः उसे पिछली ओर वह जगह मिली, पुरानी भूरे रंग के पत्थर की सीढ़ियां, जहां शायद ही कोई आता जाता हो। आरव बैठ गया। उसने वह किताब फिर खोली और उसी पन्ने पर रुका जहां गुलाब का पत्ता था। क्या कियारा यहाँ आती थी? क्या वह इस जगह पर बैठकर अपनी अधूरी कविताओं को पूरा करती थी? तभी आरव को लगा कि सीढ़ियों के किनारे एक छोटे से पत्थर पर कुछ उकेरा गया है। उसने झुककर देखा। बारीक, मुश्किल से दिखने वाली हैंडराइटिंग में एक छोटी सी कविता लिखी थी। राहें अधूरी, हम सफ़र लापता, वो पल जो गुजरा वही बन गया पता। ये वही कियारा की लिखावट थी। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। वह इस जगह पर थी। यह उसके पैरों के निशान थे, उसकी भावनाओं का एक छोटा सा अवशेष। आरव ने तुरंत नेहा को कॉल किया। नेहा, मैं सही जगह पर हूँ। उसने यहाँ कुछ लिखा है। एक कविता। शांत हो जाओ आरव। कविता अच्छी बात है, पर तुम्हें वहाँ कियारा नहीं मिलेगी। यह उसका अतीत है, पर यह कविता अधूरी है। वो पल जो गुजरा वही बन गया पता। इसका क्या मतलब है? क्या वह किसी को ढूंढ रही थी या किसी की तलाश में थी? आरव की आवाज़ में एक अजीब सी तीव्रता थी। तभी उसका ध्यान सीढ़ियों से थोड़ी दूरी पर बने एक छोटे से कॉफ़ी स्टॉल पर गया। स्टॉल पर एक बहुत बुजुर्ग महिला बैठी थी, जो ध्यान से अखबार पढ़ रही थी। आरव उस स्टॉल की ओर बढ़ा। नमस्ते दादी, माफ़ करना, क्या आपने यहाँ कभी किसी लड़की को देखा है? एक फोटोग्राफर जिसके बाल छोटे हैं और वह अक्सर यहाँ बैठकर कुछ लिखती रहती थी। आरव ने पूछा। दादी ने धीरे से अपने चश्मे के ऊपर से उसे देखा। यहाँ कई बच्चे आते हैं बेटा, पर एक लड़की थी, कियारा, बहुत बातूनी पर शांत। उसे यहाँ बैठना, हवा में उड़ते पत्तों को देखना बहुत पसंद था। आरव का दिल जोर से धड़का। वह कहाँ है? क्या आपको पता है? दादी मुस्कुराई। कियारा, उसे तो घूमने का कीड़ा है। वो यहाँ से गई है। गए 2 साल हो गए। उसने कहा था कि उसे हिमालय के किसी दूर दराज के गांव में एक प्रोजेक्ट मिला है। वो बोली थी कि अब सिर्फ वही वापस आएगी जब उसकी तस्वीरें पूरी कहानी बन जाएंगी। आरव निराशा से भर गया। हिमालय? क्या कोई पता, कोई शहर का नाम? दादी ने कॉफ़ी का मग उठाया और एक घूंट लिया। सिर्फ इतना कहा था, लेह से पहले की आखिरी चाय की दुकान। उसने वादा किया था कि जब वो वापस आएगी तो अपनी पहली तस्वीर मेरे स्टॉल पर लगाएगी। लेह से पहले की आखिरी चाय की दुकान। यह एक पता नहीं, एक खोज थी। कियारा एक पल थी जिसे उसने पकड़ने की कोशिश की, पर वह हवा की तरह उड़ गई। अब आरव के सामने सिर्फ 2 रास्ते थे, उस किताब को बंद करके अपनी पुरानी जिंदगी में वापस चले जाना, या अपनी अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए उस लंबी अधूरी राह पर निकल पड़ना। उस रात आरव ने मुंबई वापस जाने के बजाय एक छोटा सा होटल रूम बुक किया। उसने कियारा की किताब खोली और आखिरी पन्ने पर लिखा, तुम एक पल हो कियारा, पर पल भी तो हमेशा के लिए होते हैं। उसने अपने फ़ोन में लेह से पहले की आखिरी चाय की दुकान सर्च किया। उस रात आर्किटेक्ट आरव ने एक और मैप बनाना शुरू किया, अपनी दिल की यात्रा का मैप। पुणे में रात भर बारिश नहीं हुई, लेकिन आरव के अंदर एक तूफान चल रहा था। सुबह की पहली किरणें होटल के पर्दे पर पड़ रही थीं और आरव ने तय कर लिया था। उसने अपनी पुरानी जिंदगी को एक मैसेज के जरिए पॉज कर दिया। सबसे पहले उसने अपने बॉस मिस्टर वर्मा को एक संक्षिप्त ईमेल भेजा, अत्यावश्यक व्यक्तिगत कारण, कुछ हफ्तों के लिए छुट्टी चाहिए। उसने जानता था कि वर्मा को गुस्सा आएगा, लेकिन अब उसे कोई परवाह नहीं थी। अगला कॉल नेहा को था। आरव, क्या तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? यह कोई हॉलीवुड फिल्म नहीं है। तुम अपनी पूरी जिंदगी एक लड़की की अधूरी कविता के पीछे दांव पर लगा रहे हो। नेहा की आवाज़ में नाराज़गी और चिंता दोनों थी। आरव ने मुस्कुराकर अपना बैग बंद किया, जिसमें अब उसका लैपटॉप, कुछ गर्म कपड़े और कियारा की किताब थी। यही तो बात है नेहा, मेरी जिंदगी पूरी लग रही थी करियर, बैंक बैलेंस, फ्लैट, पर उसमें कोई कहानी नहीं थी। ये किताब मुझे एक कहानी दे रही है, भले ही वह अधूरी हो। मैं उस पल को पकड़ना चाहता हूँ जो कैफ़े में मुझसे छूट गया था। और अगर वह तुम्हें मिल गई तो क्या करोगे? क्या कहोगे, माफ़ करना, मैंने तुम्हारी निजी डायरी चोरी कर ली थी और अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नेहा ने कटाक्ष किया। मैं उससे कहूँगा कि उसकी अधूरी राहों पर चलने में मुझे जो मिला है वह किसी भी बनी बनाई इमारत से ज़्यादा खूबसूरत है। शायद यही मेरी भी अधूरी राह है नेहा। नेहा कुछ देर शांत रही। ठीक है, तुम हमेशा से अपनी जिद के पक्के रहे हो, पर अपना फ़ोन ऑन रखना और मुझे रोज़ अपडेट देना। मैं तुम्हारी एडवेंचर ऑफ द ईयर की मैनेजर हूँ।
आरव हंसा। उसने अपनी कार वहीं छोड़ दी ताकि वापस आने का कोई बहाना न रहे और पुणे एयरपोर्ट की ओर चल पड़ा। गंतव्य दिल्ली, और वहां से लेह की ओर सड़क यात्रा शुरू करने का प्लान। सफ़र और एक नया नजरिया। हवाई जहाज में आरव ने अपनी सीट के पास वाली खिड़की से बाहर देखा। नीचे शहर सिकुड़ रहे थे और ज़मीन पर बिछे कंक्रीट के जाल टूटने लगे थे। उसकी ज़िंदगी भी तो ऐसी ही थी, हर चीज़ को एक ढांचे में कसना, एक सही जगह पर फिट करना। एक आर्किटेक्ट के रूप में वह हमेशा फॉर्म फॉलो फंक्शन में विश्वास रखता था, लेकिन कियारा की किताब ने उसे सिखाया था कि फॉर्म फॉलो फीलिंग। उसने किताब खोली। अब उसे कविताएं नहीं बल्कि कियारा के हाशिए पर लिखे विचार ज़्यादा आकर्षित करते थे। एक पन्ने पर उसने एक लंबी टिप्पणी लिखी थी, फोटोग्राफी सिर्फ लाइट और कंपोजिशन नहीं है आरव, यह इंतज़ार है। उस पल का इंतज़ार जब मास्क गिर जाए, जब खामोशी बोले। अक्सर लोग चीज़ों को सिर्फ देखते हैं, उन्हें उनके रंग, उनकी बनावट दिखती है, पर एक कलाकार को कैप्चर करना होता है, उन्हें उनकी आत्मा दिखानी होती है। क्या हम किसी पहाड़ को सिर्फ उसकी ऊंचाई के लिए देखते हैं? नहीं, हम उसे उसकी खामोशी के लिए देखते हैं। आरव, कियारा ने उसका नाम क्यों लिखा था? ये सवाल उसके मन में आया और गुजर गया, क्योंकि उसे लगा शायद वह किसी और आरव की बात कर रही होगी। लेकिन उस एक विचार ने आरव को झकझोर दिया, देखना और कैप्चर करना। उसने अपने जीवन के पिछले 10 साल याद किए। उसने मुंबई में दर्जनों गगनचुंबी इमारतें देखी थीं, पर उसने क्या कैप्चर किया? सिर्फ क्लाइंट्स की ज़रूरतें और डिज़ाइन के नियम। कियारा, दूसरी ओर, अपनी दुनिया को कैप्चर कर रही थी, हर सूखी पत्ती, हर भागता बादल, हर अकेला चेहरा। वह सिर्फ जिंदगी जी नहीं रही थी, बल्कि उसे महसूस कर रही थी। दिल्ली पहुंचकर आरव ने बिना देर किए मनाली की ओर रात की बस ली। ये यात्रा खतरनाक थी, लेकिन उसे लेह की ओर ले जाने का सबसे सीधा रास्ता था। अगली सुबह जब बस हिमाचल की बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पर चल रही थी, आरव को पहली बार कियारा के जुनून का एहसास हुआ। बाहर की दुनिया एकदम बदल गई थी। पत्थर अब भूरे नहीं थे, बल्कि उनमें लाल, नारंगी और जामुनी रंग के शेड्स थे। हवा में एक कड़वी ठंडी महक थी। बस ने एक छोटे से ढाबे पर ब्रेक लिया। आरव नीचे उतरा। वहां दूर एक जगह पर कई पहाड़ एक दूसरे को छूते हुए खड़े थे, जैसे सदियों पुरानी कोई मीटिंग चल रही हो। उसने कियारा की किताब खोली और अनायास ही एक खाली पन्ने पर अपनी पेंसिल से लिखना शुरू कर दिया। शहरों में मैंने बनाया था कंक्रीट का घर, पहाड़ों ने मुझे सिखाया क्या होता है सफ़र। तुमने छोड़ा था जो पल, एक महज पता नहीं, वह तो मेरी खोई हुई रूह का था दरबदर। आरव को एहसास हुआ कि वह अब सिर्फ एक खोई हुई किताब की मालिकन को नहीं ढूंढ रहा था, वह अपने खोए हुए खुद को ढूंढ रहा था। कियारा ने अनजाने में उसे एक रास्ता दे दिया था, उस तन्हाई से बाहर निकलने का रास्ता जिसे उसने अब तक अपना साथी मान रखा था। उसने बस की खिड़की से दूर क्षितिज की ओर देखा, उस दिशा में जहां बादलों से ढका आसमान जमीन को छू रहा था। कहीं लेह से पहले की आखिरी चाय की दुकान उसका इंतजार कर रही थी। आरव के सफ़र का अगला चरण अब शुरू हो चुका था। मनाली से आगे रास्ता धीरे धीरे एक अलग ही दुनिया में बदल गया। सड़कें अब सिर्फ मिट्टी और पत्थर की थीं, और पेड़ों की हरियाली सिकुड़कर देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ों तक सिमट गई थी। आरव की बस यात्रा मनाली के बाद केलोंग में खत्म हुई, जो लेह मनाली हाईवे पर एक छोटा ज़रूरी पड़ाव था। जैसे ही आरव बस से उतरा, बर्फीली हवा का एक थपेड़ा उसके चेहरे से टकराया। यह मुंबई की नम ठंड नहीं थी, ये सूखी, काटने वाली ठंड थी, जिसने उसे एहसास कराया कि वह अब सचमुच सभ्यता से दूर आ चुका है। केलोंग एक छोटा, धूल भरा बाजार था जहां ट्रकों के ड्राइवर और यात्री रात गुजारने के लिए रुकते थे। आरव जानता था कि अब उसकी सबसे बड़ी चुनौती उस लेह से पहले की आखिरी चाय की दुकान को खोजना है। ये नाम इतना ज़्यादा सामान्य था कि वह किसी भी ढाबे का हो सकता था। आरव ने अपने आप को व्यवस्थित किया और एक छोटे से होटल में कमरे की व्यवस्था करके चाय की तलाश में निकल पड़ा। आरव ने बाजार में कई ट्रकों के ड्राइवरों और लोकल ढाबों के मालिकों से पूछताछ की। लेह से पहले की आखिरी चाय की दुकान, एक ढाबे वाले ने हंसते हुए कहा, यहाँ से हर ढाबा लेह से पहले की आखिरी चाय की दुकान है बाबू। आप किस जगह की बात कर रहे हैं, सरचूक दारचा या बारालाचा पास? आरव निराशा से भर गया। उसे किसी लोकेशन का नाम नहीं पता था। तभी उसे कियारा का एक नोट याद आया, अंधेरा हमेशा अपनी लाइट खुद ढूंढता है। आरव ने अपनी रणनीति बदली। उसने जगह पूछना बंद कर दिया और लोगों को कियारा की किताब में लिखे हाथ के नोट्स दिखाने शुरू किए। वह बाजार के किनारे एक पुरानी छोटी सी आर्ट गैलरी के सामने रुका। गैलरी के मालिक, एक वृद्ध भोटिया कलाकार जिनका नाम तेंजिन था, अपनी वर्कशॉप में बैठे पत्थरों पर पेंटिंग कर रहे थे। आरव ने दरवाज़ा खोला। नमस्ते, मैं एक बहुत ही निजी चीज़ ढूंढ रहा हूं और मुझे लगता है सिर्फ एक कलाकार ही मेरी मदद कर सकता है। तेंजिन ने धीरे से सिर उठाया। उनकी आंखें शांत और गहरी थीं। आरव ने हिचकिचाते हुए कियारा की किताब खोली।
उसने वह पन्ना दिखाया जिस पर कियारा ने अपने विचार लिखे थे, विशेष रूप से वह हिस्सा जहां उसने फोटोग्राफी सिर्फ लाइट और कंपोजिशन नहीं है के बारे में लिखा था। तेंजिन ने चश्मा उतारा और पन्ने पर लिखे नोट्स को ध्यान से देखा। उनकी उंगलियां नीली स्याही के निशान पर ठहरीं। ये लिखावट मैंने पहले भी देखी है, तेंजिन ने धीमी भारी आवाज में कहा। एक लड़की थी, लगभग 2 साल पहले यहाँ आई थी। वो अपने कैमरे में हमेशा कुछ न कुछ खोजती रहती थी और किसी भी जगह को उसके कंक्रीट के जाल से बाहर निकालने की बात करती थी। आरव का दिल उछल पड़ा। कियारा, उसका नाम कियारा था। हाँ, कियारा। उसे तस्वीरें खींचने से ज्यादा चीज़ों को महसूस करना पसंद था। वह अक्सर मेरे साथ बैठती थी, कहती थी कि पहाड़ों में जो खामोशी है उसमें हजारों कहानियां दबी हैं। क्या आपको पता है वह कहाँ गई? उसने कहा था, लेह से पहले की आखिरी चाय की दुकान। आरव ने उत्सुकता से पूछा। तेंजिन हंसे। ये हंसी आरव को सुकून देने वाली थी। उस जगह का नाम किसी मैप पर नहीं है बेटा, वह एक एहसास है। वो दुकान, वो असल में नीला आसमान टी स्टॉल है। वह एक छोटा सा स्टॉल है जिसे आमला नाम की एक दादी चलाती है, सरचू से थोड़ा पहले। कियारा वहां इसलिए रुकी थी क्योंकि वह पूरी गर्मी वहीं रहकर पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की जिंदगियां कैप्चर कर रही थी। उसका प्रोजेक्ट था स्थायी खामोशी। आरव को लगा जैसे किसी ने उसकी बंद आंखें खोल दी हों। एक नाम, एक जगह, एक प्रोजेक्ट का शीर्षक। शुक्रिया अंकल, मैं अब भी उम्मीद कर सकता हूँ। उम्मीद तो ठीक है, तेंजिन ने चेतावनी भरे लहजे में कहा। पर कियारा ने ये जगह इतनी आसानी से क्यों चुनी? क्योंकि वह जानती थी कि उसे कोई आसानी से ढूंढ नहीं पाएगा। उसके पास 2 साल पहले का काम है। वह अब वहां नहीं होगी। हो सकता है, आरव ने दृढ़ता से कहा, लेकिन मैं कम से कम उस जगह को तो ढूंढ सकता हूं जहां उसने अपना दिल छोड़ा था। क्या आप मुझे बता सकते हैं नीला आसमान पहुंचने का रास्ता? तेंजिन ने एक पुराना मुड़ा तुड़ा मैप उठाया और उस पर एक उंगली रखी। ये रही दारचा, यहाँ बारालाचा पास और यहाँ ये छोटी सी बिंदी नीला आसमान। तेंजिन ने मैप आरव को थमाया। यह आसान सफर नहीं है। तुम्हें जीप किराए पर लेनी होगी और एक दिन की यात्रा करनी होगी। जब तुम आमाल से मिलो तो उसे कहना कि तेंजिन का एक दोस्त आया है। वो तुम्हें कुछ बताएगी। आरव ने मैप को संभाल कर अपने बैग में रखा। अब उसके पास सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि एक मंजिल थी। ये सिर्फ एक चाय की दुकान नहीं थी, ये कियारा की स्थायी खामोशी की प्रयोगशाला थी। अगली सुबह आरव ने एक भरोसेमंद जीप ड्राइवर को किराए पर लिया। सूरज निकलने से पहले आरव उस अधूरी राह पर निकल पड़ा जहां उसका आर्किटेक्ट का दिमाग नहीं, बल्कि उसका बेचैन दिल उसका गाइड था। अब आरव नीला आसमान टी स्टॉल की ओर बढ़ रहा है। अगला चैप्टर आमाल दादी और उस चाय की दुकान पर केंद्रित होगा जहां कियारा ने 2 साल गुजारे थे। क्या आप चाहेंगे कि अगले चैप्टर में आरव की मुलाकात आमाल से हो और उन्हें कियारा के प्रोजेक्ट के बारे में और जानकारी मिले? या क्या आप कोई ऐसा ट्विस्ट देखना चाहेंगे जहां उसे पता चले कि कियारा हाल ही में वहां से गई है? केलोंग से नीला आसमान टी स्टॉल तक का सफर आरव के लिए एक धुंधला सा अनुभव था। जीप ऊंचे पहाड़ों के किनारे चलती रही जहां एक तरफ कठोर चट्टानें थीं तो दूसरी ओर गहरी खाई। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा और पतली होती गई और आरव को लगा कि उसका हर सांस लेना एक चुनौती है। दोपहर ढल चुकी थी जब ड्राइवर ने जीप को अचानक रोका। साहब, वो देखो, नीला आसमान टी स्टॉल। आरव ने नजरें उठाईं। वह कोई भव्य ढाबा नहीं था। ये सड़क से थोड़ी नीचे एक विशाल भूरे पत्थर के टीले के नीचे बनी टीन की छत वाली एक छोटी सी झोपड़ी थी। झोपड़ी के सामने एक नीले रंग का बैनर हवा में धीरे धीरे हिल रहा था, जिस पर सफेद अक्षरों में लिखा था नीला आसमान टी स्टॉल। इस जगह का नाम इसके वातावरण से एकदम मेल खाता था। ऊपर असीम गहरा नीला आकाश था जिसके नीचे यह अकेली झोपड़ी किसी छोटे से सपने की तरह टिकी थी। आरव ने ड्राइवर को धन्यवाद दिया और नीचे उतरा। यहाँ की खामोशी ऐसी थी जिसे वह पहले कभी नहीं जानता था, एक स्थायी खामोशी जहाँ हवा की सरसराहट भी एक आवाज़ लगती थी। झोपड़ी के बाहर 2-3 लकड़ी की टूटी फूटी बेंचें पड़ी थीं। अंदर जाने पर आरव ने देखा कि एक छोटी सी अंगीठी जल रही है और उसी के पास एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। उसकी त्वचा धूप और हवा से सख्त हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखें किसी प्राचीन कहानी की तरह गहरी और जानकार थीं। यही आमला थी। आरव ने धीरे से कहा, नमस्ते दादी, मैं तेंजिन अंकल का दोस्त हूँ, केलोंग वाले। आमाल ने अपनी आंखें सिकुड़ी और आरव को ऊपर से नीचे तक देखा, उसके थके हुए चेहरे, उसके शहर के कपड़ों और हाथ में पकड़ी कियारा की पुरानी किताब को। तेंजिन का दोस्त, तुम बहुत दूर से आए हो बेटा, उसने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। तेंजिन सिर्फ चाय के लिए दोस्त नहीं बनाता। आरव ने साहस जुटाया, मैं कियारा को ढूंढ रहा हूँ दादी, वह जिसने 2 साल पहले यहाँ रहकर स्थायी खामोशी पर काम किया था। आमाल ने अंगीठी में एक और लकड़ी का टुकड़ा डाला। कियारा, वह यहाँ 2 गर्मियाँ रही। वह कोई साधारण लड़की नहीं थी। वह हर छोटे से छोटे पल को कैद करती थी।
सुबह की पहली किरण कैसे बर्फ को छूती है, या एक चरवाहा अपनी भेड़ों से क्या बातें करता है। उसकी तस्वीरें आंखों से नहीं आत्मा से खींची जाती थीं। क्या वह अब भी यहीं है? आरव की आवाज़ में एक उम्मीद थी जिसे वह छुपा नहीं पाया। आमाल ने निराशा से सिर हिलाया। नहीं बेटा, वह यहाँ नहीं है, वह एक उड़ता हुआ पक्षी है। जब उसे महसूस हुआ कि उसकी तस्वीरें पूरी कहानी नहीं बता रही हैं तो वह यहाँ से चली गई। आरव के कंधे झुक गए। इतना लंबा सफ़र, इतनी उम्मीद, और फिर वही खाली हाथ। पर दादी, उसने कहाँ जाने की बात की थी? क्या उसने कोई पता छोड़ा था? आमाल ने आरव की पुरानी किताब की ओर इशारा किया। कियारा ने कहा था कि जिसे सचमुच उसे ढूंढना होगा वह खुद ही उसका अगला रास्ता ढूंढ लेगा। वह जानती थी कि वह किताब किसी न किसी दिन, किसी न किसी खोजी के हाथ लगेगी। आमाल उठी और अंगीठी के पास रखी एक पुरानी लकड़ी की संदूकची खोली। उसने अंदर से एक मुड़ा हुआ पतला कागज निकाला। वह कागज किसी फोटो का प्रिंट लग रहा था जिसके पीछे कियारा ने कुछ लिखा था। यह उसने मेरे लिए छोड़ा था 2 साल पहले। उसने कहा था यह तस्वीर सिर्फ उसे देना जो मेरी खामोशी को समझने के लिए इतनी दूर आया हो। आमाल ने वह फोटो आरव को थमा दी। आरव ने कांपते हाथों से वह कागज खोला। यह एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर थी। तस्वीर में कोई इंसान नहीं था। वहां बस 2 चीजें थीं, एक विशालकाय अजीबोगरीब आकार का पहाड़ जिसकी चोटी बादलों को छू रही थी, और उसके ठीक सामने एक तेजी से बहती जलधारा। लाइट और शैडो का अद्भुत काम था। पहाड़ मजबूत और स्थायी लग रहा था जबकि पानी गतिशील और अस्थिर। ये तस्वीर कियारा के प्रोजेक्ट स्थायी खामोशी का प्रतीक थी। आरव ने तस्वीर पलटी। पीछे कियारा की नीली स्याही में सिर्फ एक वाक्य लिखा था जो उसकी पिछली कविता की ही तरह गूढ़ था। नदी को पकड़ो, पहाड़ को नहीं। पहाड़ सिर्फ देखते हैं, नदी तुम्हें वहां ले जाएगी जहां मेरी आवाज़ है। और इसके नीचे एक और जगह का नाम लिखा था बहुत बारीक अक्षरों में, जनजाति का पुल, स्पीति घाटी, ट्राइबल ब्रिज, स्पीति वैली। आरव ने राहत की एक गहरी सांस ली। लेह उसका अंतिम गंतव्य नहीं था, बल्कि स्पीति की नदी थी जो उसे कियारा तक लेकर जाएगी। कियारा ने उसे एक भौतिक पता नहीं दिया था, बल्कि एक दर्शन दिया था, स्थिरता, पहाड़ को छोड़ो और गति, नदी का पीछा करो। तुमने उसे ढूंढ लिया बेटा, आमाल ने चाय का एक गर्मा गर्म मग आरव के हाथ में थमाते हुए कहा। अब चाय पियो। स्पीति का रास्ता और भी मुश्किल है और वहां के पहाड़ तुम्हें तुम्हारी असली परीक्षा देंगे। ये यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई है। आरव ने चाय की पहली चुस्की ली जिसने उसकी पूरी देह को एक नई ऊर्जा से भर दिया। उसने कियारा की तस्वीर अपनी जेब में रखी और एक बार फिर अपनी अधूरी राह पर चलने को तैयार हो गया। नीला आसमान, 30 स्टॉल छोड़ने के बाद आरव को अपनी यात्रा की दिशा के बारे में एक नई स्पष्टता मिली। स्पीति घाटी, स्पीति वैली की ओर का सफ़र लेह के रास्ते से भी ज्यादा एकांत भरा था। यह क्षेत्र दुनिया के सबसे ठंडे रेगिस्तानों में से एक था। यहाँ पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं थे, वे भूरे, लाल और सुनहरे रंग की परतों में लिपटे हुए थे जो लाखों सालों की कहानी कह रहे थे। आरव ने कियारा के नोट को बार बार पढ़ा था, नदी को पकड़ो, पहाड़ को नहीं। एक आर्किटेक्ट के रूप में वह हमेशा पहाड़, स्थिरता, भव्यता से आकर्षित होता था। लेकिन कियारा ने उसे नदी, बदलाव, गति, प्रवाह का महत्व समझाया था। उसे एहसास हुआ कि कियारा के लिए जीवन स्थिर संरचनाओं के बारे में नहीं, बल्कि उन अनुभवों के बारे में था जो हमें बहा ले जाते हैं। जीप ड्राइवर, एक शांत स्वभाव का स्थानीय आदमी जिसका नाम सोनम था, आरव को स्पीति के मुख्य शहर काजा की ओर ले जा रहा था। सोनम बहुत कम बोलता था, लेकिन जब बोलता तो हर शब्द गहरा होता था। जैसे ही वे स्पीति में प्रवेश कर रहे थे, आरव ने देखा कि परिदृश्य नाटकीय रूप से बदल गया है। हवा में एक धार्मिक शांति थी। दूर बर्फ से ढके पहाड़ और जमीन पर फैले रंगहीन रेगिस्तान का मेल अद्भुत था। स्पीति को बुद्ध की भूमि कहते हैं, सोनम ने कहा, उसकी आवाज़ हवा में हल्की सी गूंजती थी। यहाँ लोग पत्थरों से नहीं, अपनी आत्मा की आवाज़ से घर बनाते हैं। आरव ने कियारा की तस्वीर अपनी जेब से निकाली जहाँ पहाड़ और जलधारा का अद्भुत संगम था। सोनम, मुझे जनजाति का पुल, ट्राइबल ब्रिज देखना है। क्या तुम जानते हो वह कहाँ है? सोनम ने एक पल के लिए गाड़ी धीमी की। हाँ, वह पुल बहुत पुराना है जहाँ स्पीति नदी सबसे ज्यादा तेज बहती है। वह पुल हमारी आत्माओं को जोड़ता है। कियारा वहीं रहती थी। आरव चौंक गया। रहती थी? क्या वह हाल ही में गई है? वह अभी भी वहीं रहती है, सोनम ने उत्तर दिया, जिससे आरव की आंखें चमक उठीं। वह काजा में नहीं, बल्कि पुल के पास बसे एक छोटे से गांव छूरिंग में एक पुराना घर किराए पर लेकर रहती थी। उसने गांव के बच्चों को फोटोग्राफी भी सिखाई थी। आरव को एक बार फिर लगा कि वह कियारा को ढूंढने के बेहद करीब है, लेकिन सोनम ने एक और झटका दिया। लेकिन वह अब वहां नहीं है, सोनम ने कहा। वह 1 साल पहले बसंत के मौसम में वहां से चली गई थी। वह अपने प्रोजेक्ट के लिए दक्षिण की ओर गई थी, पर उसका घर और उसका सामान सब वहीं है। शाम ढलने से ठीक पहले वे छुरिंग पहुंचे। स्थानीय मुखिया की अनुमति लेकर आरव ने घर का दरवाज़ा खोला।
अंदर की हवा ठंडी, सूखी और पुरानी यादों से भरी हुई थी। दीवारों पर जगह जगह ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें टंगी थीं। ये कियारा की स्थायी खामोशी का प्रोजेक्ट था। आरव मेज की ओर बढ़ा। वहाँ धूल की एक पतली परत के नीचे उसे दो चीजें मिलीं, एक पुरानी मोटी डायरी और एक सिंगल मुड़ा हुआ सफ़ेद कागज़ जो डायरी में दबा हुआ था। आरव ने पहले वह मुड़ा हुआ कागज़ खोला। यह एक फोटोग्राफी स्टूडियो का बिल था। बिल के नीचे कियारा की जानी पहचानी नीली स्याही से लिखा था, यहाँ का शोर अब बहुत कम है। अगला पड़ाव पुडुचेरी का तट। वहाँ खामोशी को पानी का शोर चाहिए। PS, मेरे पुराने पते पर एक किताब छोड़ी है जो किसी सफ़र का इंतज़ार कर रही है। आरव को लगा जैसे किसी ने उसकी बंद आंखें खोल दी हों। आरव ने वह पुरानी डायरी उठाई और पुडुचेरी के तट की ओर जाने का मन बना लिया। छुरिंग के उस छोटे कमरे में आरव ने कियारा की पुरानी डायरी खोली। डायरी में कोई तारीख या क्रम नहीं था, ये सिर्फ विचारों का एक संग्रह था। मेरा आर्किटेक्ट होना एक मजाक है। मैं वो दीवारें नहीं बना पा रही जो लोगों को जोड़ें। इसलिए मैं एक फोटोग्राफर बन गई। अब मैं चीज़ों को तोड़ने के बजाय उन्हें उनकी आत्मा में कैप्चर कर रही हूँ। यहाँ स्पीति में मुझे अपनी स्थायी खामोशी मिली। ये वो खामोशी नहीं है जहाँ कुछ नहीं होता, ये वह खामोशी है जहाँ सब कुछ होता है। आरव, मुझे पता है तुम मुझे ढूंढ रहे होगे, लेकिन तुम्हें मुझे ढूंढना नहीं है। तुम्हें वह रास्ता ढूंढना है जो मेरी हर तस्वीर में छिपा है। मैंने आरव से दूरी क्यों बनाई? क्योंकि उसे लगता था कि उसका प्यार एक ऐसी छत है जिसके नीचे मैं हमेशा सुरक्षित रहूंगी। लेकिन मेरा दम घुटने लगा था। मुझे छत नहीं, मुझे खुला आसमान चाहिए था। मुझे ये जानना था कि क्या मैं तुम्हारे बिना सांस ले सकती हूँ। मेरा प्यार तुम्हारे लिए स्थायी है, लेकिन मेरी जिंदगी गतिशील है। मुझे गति चाहिए। स्पीति ने मुझे खामोशी में स्थिरता दी। अब मुझे अगला सत्य जानना है, बदलाव का सत्य। मैं उस शोर में अपनी खामोशी को ढूंढना चाहती हूँ। मेरी अगली यात्रा पुडुचेरी का तट। मैं वहाँ के पत्थरों पर बैठूंगी और देखूंगी कि पानी कैसे चीज़ों को धोकर नया कर देता है। अगर कोई मुझे स्पीति से ढूंढते हुए यहाँ तक आता है तो वह मुझे पुडुचेरी में पुराने लाइट हाउस के पास ढूंढ सकता है। वह लाइट हाउस जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है, जैसे तुम्हारा प्यार मेरे लिए था। आरव ने डायरी बंद कर दी। उसे एहसास हुआ कि कियारा ने उसे धोखा नहीं दिया, बल्कि उसे उस जिम्मेदारी से आज़ाद किया था जो वह उसे ठीक करने की महसूस करता था। कियारा चाहती थी कि आरव एक खोजी बने, न कि संरक्षक। अगली सुबह आरव ने पुणे से पुडुचेरी के लिए ट्रेन पकड़ी। आरव पुडुचेरी के नम गर्म माहौल में पहुंचा। उसने सीधे पुराने लाइट हाउस की तलाश शुरू कर दी। लाइट हाउस के बेस पर आरव ने टिकट लिया और धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया। बालकनी से पूरा शहर और समंदर का अंतहीन विस्तार दिखाई देता था। कियारा वहां नहीं थी, लेकिन आरव की नज़र बालकनी के किनारे पड़े एक छोटे लकड़ी के बक्से पर पड़ी। बक्से पर कियारा की नीली स्याही से एक नोट चिपका था। आरव, अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो शायद तुम नदी को पकड़ना सीख गए हो। अब तुम्हें इस ताले को खोलना होगा। चाबी तुम्हारे पास है। आरव को कियारा की किताब याद आई। उसने जल्दी से किताब खोली और पन्नों के बीच फंसी हुई एक छोटी सुंदर पुरानी पीतल की चाबी मिली। उसने ताला खोला। अंदर दो चीजें थीं, एक मोटी रील ऑफ फिल्म, थिक रोल ऑफ फिल्म, पुडुचेरी में खींची गई तस्वीरों की रील। एक पुरानी हैंड रिटन चिट्ठी। चिट्ठी किसी और की लिखावट में थी, एक महिला की। प्रिय कियारा, तुम्हारी ये तस्वीरें अद्भुत हैं। तुम्हारी अगली मंजिल माहे माहे के पुराने बाजार की ओर निकल चुकी हो, वह जगह जहां फ्रेंच और भारतीय संस्कृति का अजीब मेल है। तुम्हें वहां तुम्हारे अगले प्रोजेक्ट का बेस मिलेगा। रियाज आर्ट स्टूडियो, पौंडीचेरी। आरव ने रील ऑफ फिल्म को अपने सीने से लगाया। अब उसके पास एक नया गंतव्य था, माहे का पुराना बाजार। माहे जाने से पहले आरव रिया के स्टूडियो पहुंचा ताकि फिल्म विकसित करवा सके। रिया ने बताया, कियारा का काम, खासकर ये जल खामोशी प्रोजेक्ट, अद्भुत था। वह शोर में भी सन्नाटा देखती थी। 5 मिनट में रिया डाक रूम से तस्वीरों का एक सेट लेकर बाहर आए। आरव ने उन्हें देखना शुरू किया। एक बूढ़ा मछुआरा जिसकी आंखों में सदियों का ज्ञान था। बच्चों का समूह जिसके पैरों के निशान समंदर की लहरों के बीच समय में स्थिर हो गए थे। पानी में तैरते हुए कांच के जार जो समंदर के नीचे प्रकाश को पकड़ रहे थे। कियारा का अपना हाथ, जिसने अपने आर्किटेक्ट वाली रिंग उतार दी थी, और वह हाथ लहरों के पानी को छू रहा था, यह एक विदा का पल था। रिया ने बताया कि कियारा माहे गई थी क्योंकि वह अपने स्थायी खामोशी प्रोजेक्ट में स्वाद और गंध को जोड़ना चाहती थी। रिया ने उसे पुल के साए वाली एक तस्वीर भी दी जो माहे के मस्का इलाके में था। आरव माहे के पुराने मसालों के बाजार में पहुंचा। यहाँ की हवा में काली मिर्च, इलायची, लौंग और अदरक की तीव्र खुशबू थी। आरव ने एक दुकानदार से पूछताछ की, जिसने बताया कि कियारा यहाँ मस्का इलाके में एक बंद पड़े फिश पैकेजिंग प्लांट के पास रहती थी। आरव उस बंद पड़े पैकेजिंग प्लांट के पास पहुंचा। प्लांट के ठीक पीछे नदी पर बना एक पुराना लोहे का पुल था।
दोपहर का सूरज पुल के जंगलों से गुजर रहा था और उसका साया नीचे नदी के पानी और किनारे की रेती पर पड़ रहा था। पुल पर, जहां साया सबसे घना था, वहां एक छोटा कैनवास बैग पड़ा था। अंदर सिर्फ दो चीजें थीं। एक छोटा, हाथ से बना लकड़ी का बक्सा, एक हवाई जहाज का टिकट, फ्लाइट टिकट। ये टिकट 3 महीने पुराना था और माहे से मुंबई के लिए था। आरव स्तब्ध रह गया। इतने महीनों की यात्रा, क्या कियारा उसे सिर्फ ये बताने के लिए भारत के दूसरे छोर पर लाई थी कि वह हमेशा उसकी शुरुआत के पास थी। आरव ने लकड़ी का बक्सा उठाया। अंदर एक छोटे से कागज पर कियारा की अंतिम लिखावट थी। आरव, अगर तुम यहाँ हो तो तुम्हारा सफ़र पूरा हुआ। मैंने तुम्हें आर्किटेक्चर के एक नियम से मिलवाया है। सबसे अच्छी डिज़ाइन वह नहीं होती जो सबसे स्थिर हो, बल्कि वह होती है जो हर ज़रूरत पर खुद को बदल सके। मैंने तुम्हें खुद से और दुनिया से मिलवाया। वापस आओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। अब मेरे पास एक खाली कोरा कागज़ है और मेरे आर्किटेक्ट पति के पास एक नया, आज़ाद दिमाग। ये बक्सा, यह मेरी अंतिम तस्वीर है। ये तुम्हारी खामोशी है। बक्से में बचपन में कियारा द्वारा आरव को उपहार में दी गई एक पुरानी, टूटी हुई छोटी आर्किटेक्ट की मापन पट्टी, मेजरिंग स्केल थी। आरव ने मापन पट्टी को उठाया। वह टूट चुकी थी, लेकिन अब भी खूबसूरत थी। उस रात आरव ने माहे से मुंबई के लिए तुरंत टिकट बुक किया। आरव की मुंबई वापसी की यात्रा भावनात्मक रूप से सबसे कमज़ोर और सबसे मजबूत यात्रा थी। ट्रेन और फ्लाइट के लंबे सफ़र में वह न थका, न ऊबा, वह बस शांत था। माहे के बाद उसे पता था कि उसे कियारा को खोजने की ज़रूरत नहीं है, उसे बस घर जाना है। उसके सूटकेस में अब सिर्फ कियारा की डायरी, कुछ रील ऑफ फिल्में, टूटी हुई मापन पट्टी और एक नया संकल्प था। अब चीज़ों को ठीक फिक्स करना नहीं है, बल्कि उन्हें प्रवाहित फ्लो होने देना है। मुंबई पहुंचकर आरव सीधे अपने घर नहीं गया। वह टैक्सी लेकर उसी छोटे, शांत कॉफ़ी कैफ़े की ओर गया जहां उसने महीनों पहले कियारा की वर्चुअल आर्किटेक्ट किताब उठाई थी। कैफ़े का नाम अब भी वही था, द कॉर्नर स्टॉप। आरव ने दरवाज़ा खोला। अंदर की हवा में वही पुरानी कॉफ़ी की महक थी, वही हल्की जैज़ म्यूज़िक चल रही थी। ये सब वैसा ही था, सिवाय आरव के। उसने अंदर कदम रखा। उसकी आंखें कैफ़े के हर कोने को ढूंढ रही थीं। और फिर उसने उसे देखा। कियारा वहीं बैठी थी जहां आरव ने उसे आखिरी बार देखा था, उस कोने वाली मेज़ पर जहां अच्छी रोशनी आती थी। उसके बाल छोटे थे, उसका रंग पहाड़ों की धूप से थोड़ा गहरा हो गया था, लेकिन उसकी आंखें अब पहले से ज़्यादा शांत और जीवंत थीं। मेज़ पर उसके पास उसका कैमरा और एक खाली कोरा कागज़ पड़ा था। आरव को देखकर वह नहीं दौड़ी, न ही वह चिल्लाई। वह बस मुस्कुराई, एक गहरी, शांत मुस्कान जो आरव को अपनी लंबी यात्रा के बाद मिली सबसे मीठी चीज़ लगी। कियारा ने धीरे से हाथ से इशारा किया, जैसे कह रही हो, आओ बैठो। अब यहाँ से शुरू करते हैं। आरव धीरे धीरे उस मेज़ की ओर बढ़ा। उसके हाथ में कियारा की डायरी और जेब में मापन पट्टी थी। मैं आ गया, आरव ने कहा। उसकी आवाज़ कई महीनों के एकांत के बाद थोड़ी भारी लग रही थी। मैं जानती थी, कियारा ने कॉफ़ी का एक घूंट लेते हुए कहा। तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं थी आरव, तुम्हें रास्ते की ज़रूरत थी। क्या तुमने नदी को पकड़ा? आरव मुस्कुराया। हाँ, नदी को पकड़ा और एक नया आर्किटेक्चर सीखा जो टूटी हुई चीज़ों को फेंकने के बजाय उन्हें उनके नए स्वरूप में स्वीकार करता है। उसने कियारा की टूटी हुई मापन पट्टी मेज़ पर रखी। ये तुम्हारे पास थी, आरव ने कहा। मैंने इसे सालों पहले खो दिया था। कियारा ने पट्टी उठाई, उसकी टूटी हुई जगह पर अपनी उंगली फेरी। ये टूटी नहीं है आरव, ये पूरी हो गई है। ये बताती है कि हम दोनों के बीच जो दूरी आई थी, वह हमें तोड़ नहीं पाई, बल्कि हमारे माप को बदल दिया। अब हमारी दूरी शून्य नहीं है, ये खुली है। कियारा ने मेज़ पर पड़े कोरे कागज़ की ओर इशारा किया। तुम्हारी यात्रा पूरी हुई आरव। अब तुम वर्चुअल आर्किटेक्ट नहीं रहे। तुमने पहाड़ों की स्थिरता, जल के प्रवाह और मसालों की यादों से अपनी नई डिज़ाइन बना ली है। आरव मेज़ पर बैठ गया, कियारा के सामने। उसने कियारा के हाथ को छुआ, जो अब मिट्टी और धूप की गर्मी से भरा हुआ था। तो अब क्या? आरव ने पूछा। कियारा ने मुस्कुराकर अपना कैमरा उठाया और मेज़ पर पड़े कोरे कागज़ की एक तस्वीर खींची। क्लिक। अब हम दोनों मिलकर एक ऐसी कहानी शुरू करते हैं जहां हम एक दूसरे को पकड़ेंगे नहीं, बल्कि आज़ाद करेंगे, कियारा ने कहा। तुम अपनी इमारतें बनाओ और मैं तुम्हें बताती रहूंगी कि उन्हें और कितना खोलना है। और मैं अपनी तस्वीरें खींचती रहूंगी और तुम्हें बताती रहूंगी कि खामोशी में भी कितना शोर होता है। आरव ने मेज़ से कॉफ़ी का एक कप उठाया। डील, लेकिन मेरी पहली डिज़ाइन में एक ऐसी छत होगी जो सिर्फ तारों से बनी हो ताकि तुम कभी घुटन महसूस न करो। कियारा ने अपना खाली कागज़ उठाया और उस पर नीली स्याही से एक छोटा सा निशान बनाया, एक बिंदी जो एक नए सफ़र की शुरुआत थी। हमारी कहानी अब अधूरी राहें नहीं है आरव, ये खुले रास्ते हैं। और हम दोनों अपने अपने रास्तों पर चलते हुए भी हमेशा इस कॉफ़ी कैफ़े की तरह एक दूसरे के नज़दीक, एक दूसरे के अंत में मिलेंगे।
आरव और कियारा ने एक दूसरे को देखा और कैफे की हल्की रोशनी में उनकी अधूरी प्रेम कहानी ने एक स्थायी, सच्चा और खुला डिजाइन ले लिया।